जय हिंद दोस्तों। तो मैं सूरज चौहान आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। ठीक है। और इससे पहले हमने अभी आपको पढ़ा दिया था चैप्टर नंबर 3 के एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1 के पार्ट 1 में। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 लेसन का नाम ही है। ठीक है। उसके पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है मैकेनिकल वेदरिंग, क्या होता है वेदरिंग, क्या होता है इरोजन। इरोजन के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना था, सेकंड उसके बाद वाला लेसन है। तो वेदरिंग और इरोजन, और वेदरिंग में हमने बता दिया 3 तरह के पत्थर टूटते हैं, 3 तरीके से टूटते हैं। एक मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग में मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर और लास्ट में वाटर। इन सारे तरीके से कैसे पत्थर टूटते। देखो, टेम्परेचर से सनलाइट आ गया, फ्रॉस्ट पानी है ना, रिवर्स, क्रिस्टल ग्रोथ वो भी पानी से रिलेटेड था, सी से मैंने बताया था। रिलीज ऑफ प्रेशर पत्थर में से सनलाइट ज़्यादा आ रही थी उसके ऊपर तभी टूट रहा था। और वाटर से कैसे, मतलब रिवर्स। देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों से हम आपको बता दिया था कि कैसे मैकेनिकल वेदरिंग होती है। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई वेदरिंग होती है तो वेदरिंग के बाद क्या होता है, इरोजन, और इरोजन के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, डिपोजिशन। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वही था चैप्टर, वही था, हम बस आगे का भी शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले, केमिकल वेदरिंग के। इससे अभी हम इसको रफ कर देते हैं। क्लियर। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि अभी ये पार्ट, तो इससे पहले वाला पार्ट आप जाके देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड कर दी है, डेजर्ट और जम्मू कश्मीर। तो अभी इसको रफ कर देते हैं। ठीक है। देखिए, आपको इसी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस देखें और आपका आंसर्स आते चले जाए। ठीक है। उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे भी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं केमिकल वेदरिंग में। अब केमिकल वेदरिंग के लिए हम कर लेते हैं, और केमिकल वेदरिंग में पहले देखते हैं कार्बोनेशन। क्या देखते हैं, कार्बोनेशन। सर कार्बोनेशन, अब देखिए केमिकल में आ गए, ऐसा कुछ होगा कि जो 2 चीज़ मिलेगी और तीसरी से क्या होगा, हमारा पत्थर फटेगा। हमारा पत्थर क्या होगा, फटेगा। सबसे पहले आपको पत्थर बना लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वेदरिंग की बात चल रही है, पत्थर बनाना है, पत्थर को तोड़ना है, हाथ से नहीं तोड़ना है, इस तरीके से बिना हाथ लगाए तोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग थी, हाथ नहीं लगाना है, केमिकल वेदरिंग थी, हाथ नहीं लगाना है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में हाथ लगाएंगे, हाथों से तोड़ेंगे। बताएंगे आपको किस तरीके से। कार्बोनेशन, सर कार्बन से कैसे टूट सकता है। अब देखिए, एक बार क्या हुआ था मालूम है, दिल्ली में ना, दिल्ली जो दिल्ली है हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब वहाँ पे क्या हो गया था ना, बहुत वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और क्यों होता है पॉल्यूशन, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो हमारे जो किसान भाई है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फसल उगाते हैं। और जब फसल उगाते हैं तो जो ये क्या बोलते हैं उसका नाम, जो चावल की जो फसल होती है, चावल की फसल होने के बाद, गेहूं की फसल होने के बाद लास्ट में देखिए उसके छोटे छोटे डंडे बचते हैं। काटने के बाद इसे छोटे छोटे डंडे बचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसे काटते नहीं है, उसे क्या करते हैं, उसी खेत में जला देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मीथेन और ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होता है। और वही ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिलीज़ होती है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, जब कोई मतलब जब कोई चीज़ को आप जला रहे हो, ठीक है, तो आप जला रहे हो तो उसको पूरा जलने दो। अगर उसको आधे पे ही आप रोक दोगे ना, तो उसमें से ना एक गैस निकलेगी, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। उसमें से निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड जो और हार्मफुल होती है। आपको लगता है कि आपने आग बुझा दी, लेकिन अब वो आग कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से बहुत गंदा रिलीज़ करती है। लेकिन अगर वही पूरा वो जल जाएगा, और जलने के बाद जो धुआं निकलेगा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, याद रखना। तो आधा कभी भी किसी चीज़ को जलने मत देना, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो उसमें से रिलीज़ होती है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या हुआ था कि दिल्ली के अंदर ना जो हमारा क्या है, ताजमहल है कि नहीं, ऐसे ही है ना ताजमहल, ऐसे ही है ताजमहल। अब ताजमहल जब इतना वहाँ पे पॉल्यूशन, दिल्ली बहुत पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ पे ना तुमको 2.0 2.5 mm के मतलब वो दिख जाएंगे तुम्हें, कार्बन कंटेंट्स। कार्बन मतलब हवा में इतना घूमते रहते हो, तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो तुम्हें कैंसर हो सकता है, तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे ना एक एसिड रेन हो गया। क्या हो गया, एसिड रेन। ऐसी बारिश हो गई जिसकी वजह से, वो बारिश की वजह से जो ये हमारा जो ताजमहल था, ये क्या हो गया, एकदम पीला पड़ गया। क्या पड़ गया, एकदम पीला पड़ गया, एकदम पीला हो गया। अब पता चला कि ये कैसे हुआ, तो कैसे किया गया, ये जो हमारा जो ताजमहल था ये पीला हुआ कैसे। तो पता चला कि जो पोल्यूशन था हमारे एयर में इतना ज़्यादा था कि ऊपर से जब बारिश हुई तो कार्बन के साथ मिल गई, और कार्बन के साथ जब मिली तो यहाँ पे क्या हो गया,
क्या हो गया यहाँ पे, वेदरिंग हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा वाइट ताजमहल था वो किस में बदल गया, येलो में बदल गया। क्लियर है। बाद में उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस, वो अलग टॉपिक है। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि कैसे दो केमिकल रिएक्शन की वजह से एक चीज़ फॉर्म हुई और उसके वो क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो जब भी हमारे यहाँ एसिड रेन होते हैं, कोई भी चीज़ होता है, तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ बारिश होता है, क्या होता है, बारिश, वाटर होता है, ठीक है, वाटर प्लस अब हमारा जो एनवायरनमेंट है, कार्बोनेशन है ना, कार्बोनेशन मतलब कार्बन से भी वेदरिंग होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, तो इधर लिख देते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और ये दोनों जब मिक्स हुए तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। क्लियर। अब वाटर क्या होता है, H2O प्लस कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। वाटर हो गया H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, CO2 इक्वल्स टू कर दिया तो क्या हो जाएगा, H2CO3, वही हो जाएगा ना, H2CO3। और यही बन जाता है हमारा क्या, कार्बोनिक एसिड। और जब ये कार्बोनिक एसिड किसी पत्थर पे पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शन से वो पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। क्लियर है। दो रिएक्शन की वजह से कोई एक पत्थर टूट जाता है, जिसको भी बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। और इसी से, और एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो USA में है, जो दरिया के बीच में है, ठीक है, समुद्र के बीच में, वो सबसे पहले रेड कलर में था। जी हाँ, वो किस में था, रेड कलर में। जो ऐसे खड़ी रहती है ना, ऐसे करके, वो रेड कलर में थी पहले। वो कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, उसमें आयरन स्टील का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ऊपर प्लेटिंग कॉपर की गई है। वो कॉपर के ऊपर जब ऐसे ही रेन हुआ तो वो किस में आज बदल गई है, किसमें, थोड़ी सी ग्रीन और ब्लू में बदल गई है, हालांकि पहले से ज़्यादा सुंदर दिखती है। क्लियर है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव हरदम नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। पहले से तो ज़्यादा सुंदर दिखती है, लेकिन वो किसका है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। उसके ऊपर जब बारिश हुई थी और बारिश के अंदर ज़्यादा कार्बन कंटेंट थे, तो उसके ऊपर जब रेन हुआ तो एसिड रेन हो गया, और एसिड रेन की वजह से उसमें कार्बनिक एसिड उसके ऊपर जब गिरा तो रिएक्शन हुआ, जिसके अंदर उसके अंदर भी क्या हो गया, छोटे छोटे वेदरिंग हो गए। क्लियर है। तो H2O प्लस CO3 इज इक्वल टू H2CO3, ये होगा ना, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बनिक एसिड। क्लियर। तो इसी तरीके से पत्थर टूटते हैं। और देखिए मैंने आपको केमिकल की वजह से बता दिया कैसे पत्थर टूटते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया और आपकी वेदरिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेदरिंग हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो वाटर और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो कार्बनिक एसिड फॉर्म होता है। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो, कार्बोनेशन में कार्बन आ गया तो ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजन। कार्बोनेशन में आ गया कार्बन, तो ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए, एक पत्थर है, हरदम पत्थर लेना है अपने को। ऑक्सीडेशन के लिए भी क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा पत्थर ले लेंगे। जब ये पत्थर ले लिया, इस पत्थर के अंदर आयरन बहुत था। इस पत्थर में क्या था, आयरन बहुत था। आयरन, इस पत्थर में आयरन बहुत पाए जाते हैं। क्लियर है, आयरन बहुत था। अब क्या हुआ, ये आयरन हवा और पानी के साथ कांटेक्ट में आ गया। देखिए लोहा जब हवा और पानी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, उसको क्या लग जाता है, रस्टिंग लग जाता है। क्या लग जाता है, रस्टिंग। अगर रस्टिंग ना लगे उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग ऑफ पेंट इज अप्लाइड। मतलब एक पेंट रहता है, काला सा पेंट, ग्रीस जो होता है, जो भी पेंट होता है, हम उसके ऊपर लगाते हैं ताकि ये हवा और पानी के कॉन्टैक्ट में न आए, क्योंकि आयरन हवा और पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही रस्टिंग और कोरोशन पकड़ लेता है, जंग लग सकता है, और जंग लगेगा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जिस वजह से अब इस पत्थर के अंदर, पत्थर है, पत्थर के अंदर आयरन भी होते हैं। जब पत्थर के अंदर आयरन होगा तो आयरन को अगर पानी और हवा मिल गई, अगर झमाझम बारिश मिल गई, ठीक है, और हवा मिल गया, हवा के कांटेक्ट में आ गया ये, तो अब बताओ क्या होगा, कोरोजन होगा। तो ऐसे पत्थर जिनके अंदर आयरन ज़्यादा मिलते हैं वो ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन क्या आ जाता है, इसके अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं और वेदरिंग हो जाती है। इसी को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आयरन है, मटेरियल मिनरल है, दूसरे मिनरल के साथ मिल रहा है और फिर उसके साथ क्या हो जा रहा है, वेदरिंग हो जा रही है। क्लियर। आयरन का क्या होता है, फार्मूला Fe। क्लियर। तो केमिकल में कार्बोनेशन और ऑक्सीडेशन, कार्बन पानी के साथ मिक्स हो गया और ऑक्सीडेशन हवा और पानी के साथ मिक्स हो गया। क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका
केमिकल वेदरिंग हो गया। तो केमिकल वेदरिंग आपका यहीं पे ख़त्म होता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग पे। बायोलॉजी मतलब जीव जंतु, हम लोग, ऐसी चीज़ें जो बहुत जिंदी है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो अब मैं अगर क्या करूँगा, इधर दीवार है, ये दीवार पे बहुत तेज़ मारूँगा, बहुत तेज़ से मारूँगा। अरे कुछ ना कुछ तो निकलेगा यहाँ से, कुछ ना कुछ तो गिरेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसी चीज़ें जो आदमी कर रहा है उसको बोलते हैं वेदरिंग। क्लियर है। तो बायोलॉजी में भी कुछ आते हैं, बायोलॉजी में भी कुछ आती है वेदरिंग, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजी वेदरिंग में पहला वेदरिंग आ जाएगा जैसे कि आपका बोरोविंग ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब सर ऐसे जानवर जो खड्डा खोदते, खुदाई करते, जैसे कुत्ता हो गया खड्डा खनता है, जैसे रैबिट हो गया ज़मीन के अंदर रहता है, खड्डा खोदता है। जैसे मूंगी देखे हो, एंट, जैसे एंट देखे हो आप, एंट जहाँ पे वो लोग चलते रहेंगे वहाँ की ज़मीन घिसक, वहाँ की जो मिट्टी रहेगी ना, देखो एकदम भुरभुरी कर देंगे वो लोग, मतलब वहाँ से पूरा मिट्टी निकाल दिया। तो वेदरिंग हुआ कि नहीं हुआ ना। तो कौन कर रहा है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट कर रहे हैं ना, बायोलॉजिकल एनिमल कर रहा है कि नहीं, एक एनिमल कर रहा है जिसकी लाइफ है। तो बायोलॉजी में बहुत सारी वेदरिंग आएगी जो इंसान करते हैं, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये वो लोग करते हैं। दूसरा है ट्रीज, एल्गी, मॉसेस एक्सेट्रा, ये सारे लोग भी वेदरिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी दीवार के ऊपर बड़ा सा पीपल का पेड़ फर गया होगा एकदम बड़ा सा, और उसका जड़ें दीवार तोड़ के जा रही है। बस दीवार तोड़ दी मतलब पत्थर तोड़ दी, दीवार तोड़ दी मतलब पत्थर तोड़ दी। जब पत्थर तोड़ी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेदरिंग बन गया। समझ में आ गया। आपको पत्थर ही तो तोड़ना था, है कि नहीं। तो ऐसे चीज़ें जो कोई ट्री कर रहा है, एल्गी मतलब काई होता है, मॉसेस मतलब जंगली झाड़ी, ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एल्गी, ये सब कहाँ पत्थर पे हो जाती है, दीवारों पे निकल आती है। तो अंदर वो लोग ने कहीं ना कहीं तो अपना जड़ घुमाया होगा, तो उधर टूटा तो होगा, उससे भी वेदरिंग होती है। आज एनिमल जब खनते हैं तो उससे भी क्या करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। हम जब चलते हैं तो पत्थर भी टूटते हैं, तो उससे भी क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। क्लियर है। आई होप आपको ये सारे सब्जेक्ट्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लेसन आपका ख़त्म हुआ, थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, देखते हैं हमारा पहले वीडियो चालू है कि नहीं। वीडियो चालू है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस बाकी है, लेसन आपका ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ी सा एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको पता चला मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा होता है एक मास मूवमेंट, जैसे एक होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जो किसी चीज़ का हो रहा है जिसका कुछ एक मास है। मास मतलब वेट है, और मास मतलब ज़्यादा वाला मूवमेंट, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे हो रहा है। तो उसके अंदर भी हम ले लेते हैं आपके दो तरीके की, जिसमें आएगा मास मूवमेंट में ले लेंगे रैपिड मास मूवमेंट, और दूसरा आ जाएगा स्लोली मास मूवमेंट। क्लियर है। अब मास मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। कैसे जाता है, अब जैसे कि अब एक बात समझिए, एक है ऐसा पहाड़, ठीक है। इस पहाड़ पे यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर है। इसके ऊपर भी यही सारी चीज़ें अप्लाई हो रही है, यही सारी एजेंट, सनलाइट, रिवर्स, विंड्स। तो सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होगा। विंड धक्का मारेगी, विंड इसको धक्का मार रही है, प्लस ये यहाँ सनलाइट से क्या आ रहा है, इसके पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन आ रहा है, जिसकी वजह से बड़ा छोटा होगा, बड़ा छोटा होगा। और जैसे ही थोड़ा सा ये हिलेगा और तुरंत ये क्या करेगा, नीचे आके इधर आके इधर आके इधर आके, जहाँ पे जगह एकदम समथर होगी, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब इसका मास मूवमेंट हुआ कि नहीं, मास मूवमेंट हुआ। किसके वजह से हुआ, धीरे हुआ कि फास्ट हुआ, फास्ट हुआ। किस में आएगा, रैपिड मास मूवमेंट पाएगा। क्लियर है। और किसका मेन इसमें किसका रोल था, ग्रेविटी का, ग्रेविटी और स्टीप स्लोप का था, स्टीप स्लोप का।
क्लियर। मेन ग्रेविटी था, इसको ग्रेविटी ने खींचा ऊपर से नीचे, इसमें किसने खींचा, ग्रेविटी ने खींचा। और प्लस ये तेजी से कैसे मूव किया, ग्रेविटी तो काम है, ग्रेविटी का काम ही है कि ऊपर से नीचे किसी अच्छे ऑब्जेक्ट को खींचना। और ये एकदम तेजी से कैसे भागा, क्योंकि इसकी ढलान स्टीप थी ना, एकदम खड़ी ढलान थी। खड़ी ढलान को स्टीप स्लोप बोलते हैं और ऐसे बैठी हुई ढलान को बोलते हैं जेंटल स्लोप। क्या बोलते हैं, जेंटल स्लोप। तो ये बताओ किसका एग्जाम्पल होगा, रैपिड मास मूवमेंट का। मेन कौन था इसमें, ग्रेविटी और स्टीप स्लोप का। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, वही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर, अब यहाँ से सनलाइट, वही चीज़ इसके ऊपर भी डालते हैं, इसके ऊपर सनलाइट डाल दिया और विंड धक्का मार रही है। बताओ टूटेगा, टूटेगा, जब ये टूटेगा यहाँ से तो यहीं पे रह जाएगा कि कहीं दूर जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। और कई सालों बाद धीरे धीरे यहाँ से जहाँ जहाँ ढलान पाएगा धीरे धीरे ये इसी से जाना शुरू होगा धीरे धीरे। क्लियर है। और ये यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो बताओ इसके ऊपर ग्रेविटी ने तो काम किया नहीं, ग्रेविटी तो वहीं की वहीं रखी रही इसको, ठीक है। लेकिन ये जा नहीं पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे था जेंटल स्लोप। क्या था, जेंटल स्लोप। क्लियर है, समझ में आया। यही था आपका रैपिड मास मूवमेंट और स्लोली मास मूवमेंट, स्लोअर मास मूवमेंट जो भी है। तो इसका मेन कारण था जेंटल स्लोप, क्योंकि ये जा नहीं पाया। और इसका मेन कारण था क्या, स्टीप स्लोप और ग्रेविटी। क्लियर है। इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह फटाक से पहुंच गया। और ऐसी चीज़ें जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत सारा डैमेज होता है। देखे होगे, समझ जाओ, यहाँ से अब ऐसा गाड़ियाँ जाती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे आगे पीछे पीछे करके जाती है। अब ये यहाँ से गाड़ी एक आ रही थी, तब तक ये गिर गया, तो क्या हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा कि नहीं, गाड़ी लॉस हो गई। तो इससे बहुत डिस्ट्रक्शन फैलता है, इससे कुछ नहीं होता है। क्लियर है। आपका लेसन खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लियर है। और आपको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग का केमिकल, इसमें टेम्परेचर फ्लो, क्रिस्टल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर और वाटर, इसमें कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, और इसमें बायोलॉजिकल में आ जाएगा बोरिंग बाय एनिमल्स एंड ट्रीज, एल्केशन, मॉसियस एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, वेदरिंग होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वेदरिंग खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर देखेंगे इरोजन के ऊपर। इरोजन मतलब, अब तुमने तो भैया तुमने पत्थर तोड़ दिया, तुमने क्या कर दिया, पत्थर तोड़ दिया। अब हमारी बारी, इरोजन की बारी, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। अब हम बताएंगे इरोजन कैसे होता है, उसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने आपको जिस तरीके से समझाया, अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा होगा तो हमारे राज एकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर है। और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में। अब इसका पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।